फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स लास्ट फ्यू डेज से लगातार गिर रहा है और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक इंडियन इन्वेस्टर्स का 7 लाख करोड़ रुपीस डूब चुका है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट्स इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है और यहाँ से ये और कितना गिर सकता है, और एज अ इन्वेस्टर इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये भी आंसर करूंगा कि क्या फिलहाल हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट में, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कुछ और समय का वेट करना चाहिए। कोरोना पैंडेमिक के समय वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो काफ़ी कम हो गया था, बुरी तरह से हिट हुआ था। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने करेंसी नोट प्रिंट किया था और साथ ही अपने यहाँ जो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसे काफ़ी कम किया था। सेंट्रल बैंक्स के इन इनिशिएटिव्स के कारण एक पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि डिफरेंट कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो स्टार्ट हुआ और इकोनॉमी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि इसके कारण, दैट इज ईजी लिक्विडिटी के कारण, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस भी तेजी से ऊपर जाने लगे एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल काफ़ी कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन फिगर्स है वो काफ़ी तेजी से ऊपर जाने लगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी दैट इज यूएस में भी बिकॉज ऑफ ह्यूज लिक्विडिटी इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो इनिशियली वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज फेड रिजर्व, उसने ऐसा बोला था कि ऑल्दो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है लेकिन ये खुद ब खुद थोड़े ही समय में नीचे चला आएगा। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन्फ्लेशन वहाँ ऑलमोस्ट 9% तक जा चुका था, जो कि फिलहाल घटकर 8.3% पे आया है। लेकिन अभी भी ये इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के सेंट्रल बैंक का जो टारगेट फिगर है इन्फ्लेशन का वो है 2% का। तो 2% और 8.3% का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। फ्यू डेज बैक ही फेड ने एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस ईयर एंड तक, दैट इज दिसंबर 2022 तक, फेड इंटरेस्ट रेट को अबाउट 100 to 125 बेसिस पॉइंट्स तक और बढ़ाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक चल रहा है वो सिर्फ इस साल तक लिमिटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी हम इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो इसी साल हो जाएगा, दैट इज इसी कैलेंडर ईयर में हो जाएगा यूएस में, और नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो रिलेटिवली काफ़ी कम होगा। सो नाउ ओवरऑल जो सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसके कारण उनका जो रिस्पेक्टिव कंट्री का इकोनॉमी है उसमें काफ़ी स्लो डाउन आएगा और स्लो डाउन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा। और इसका जो साइन है हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अगर आप यूएस का करंट इंटरेस्ट रेट देखें तो वहाँ पे जो 10 ईयर जीसेक है वो करेंटली 3.75% पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 3.75% यूएस के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट अगर इसी तेज़ी से बढ़ते रहें तो जल्दी ही यूएस का जो 10 ईयर जीसेक है वो 4% से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है कि उसका, दैट इज यूएस का, अगर आप 2 ईयर जीसेक का यील्ड देखें तो फिलहाल वो अबाउट 4.27% है। तो यहाँ पे यूएस का जो 2 ईयर का जीसेक है उसका यील्ड उनके 10 ईयर के जीसेक के यील्ड से ज़्यादा है। सो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड हो रहा है। तो जो नॉर्मल यील्ड कर्व होता है उसमें ऑफ कोर्स ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के पेपर्स खरीदेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा और शॉर्ट टर्म के पेपर्स लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के पेपर्स लेते हैं तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यूएस में इसका उल्टा हो रहा है, वहाँ 2 ईयर के जीसेक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जबकि 10 ईयर के जीसेक में रिलेटिवली कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसे हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व बोलते हैं। तो ये जब भी किसी कंट्री में इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखने को मिलता है तो वो एक साइन होता है कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है। अगर आप इंडिया का 10 ईयर जीसेक का यील्ड देखें तो वो है फिलहाल अबाउट 7.45%, और अगर आप यूएस के 10 ईयर जीसेक और इंडिया के 10 ईयर जीसेक का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आता है अबाउट 3.7% का। तो इस डिफरेंस को देखकर आप श्योरली बोलेंगे कि इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया के जीसेक में ही करना चाहिए, क्योंकि यूएस का जीसेक का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो काफ़ी कम है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप किसी डेट पेपर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्रेडिट रेटिंग देख कर करते हैं।
अगर कोई पर्टिकुलर पेपर ट्रिपल ए रेटेड है, डबल ए रेटेड प्लस है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको काफ़ी कम मिलेगा। और जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग नीचे चलता जाएगा वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस का अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखें तो वो ट्रिपल ए एंड डबल ए प्लस है, जबकि इंडिया का क्रेडिट रेटिंग है ट्रिपल बी माइनस। तो इन दोनों इकोनॉमीज में जो क्रेडिट रेटिंग का डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। तो कोई भी इन्वेस्टर ऑफ कोर्स हमेशा ही चाहेगा कि अपना ज़्यादातर पैसा यूएस के ट्रिपल ए एंड डबल ए रेटेड पेपर्स में ही इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट इसी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को बढ़ाने के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है वो दिस वीक जो रेट हाइक करने वाला है वो थोड़ा बड़ा करेगा। इनिशियली हम ये सोच रहे थे कि अबाउट 25 टू 35 बेसिस पॉइंट्स तक रेट हाइक होगा, लेकिन अब लगता है कि शायद ये रेट हाइक इवन 50 बेसिस पॉइंट का हो सकता है, सो दैट जो हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है विथ यूएस वो थोड़ा और बड़ा हो सके, ताकि थोड़ा और एफआईआईज का पैसा हमारे यहाँ आ सके, या एटलीस्ट एफआईआईज का ज़्यादा पैसा हमारे यहाँ से नहीं निकले। लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा था कि एफआईआईज ने फिर से इंडियन मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डेज से एफआईआईज फिर से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो कम हो रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न है कि हमारा जो करेंसी है दैट इज़ रुपी, वो एज़ कम्पेयर टू डॉलर डिप्रिसिएट कर रहा है। और इस ईयर अगर आप देखें तो रुपी 8% से भी ज़्यादा डिप्रिसिएट कर चुका है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर। जब भी इंडियन रुपी एज़ कम्पेयर टू डॉलर काफ़ी तेज़ी से डिप्रिसिएट करेगा तो उसके कारण जो एफआईआईज का पैसा इन्वेस्ट हुआ है इंडिया में, उनका जो रिटर्न्स है, ओवरऑल रिटर्न्स, वो भी तेज़ी से कम होगा। क्योंकि अगर वो स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपना पैसा यूएस डॉलर में लाएंगे, उसे रुपी में कन्वर्ट करेंगे, और जब उसे बेचेंगे तो फिर से रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर जो रुपी है वो काफ़ी डिप्रिसिएट कर चुका होगा तो जो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें काफ़ी कम डॉलर मिलेगा। दैट्स वाई जो एफआईआईज हैं, बिकॉज ऑफ दिस रुपी डिप्रिसिएशन ऑल्सो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट से बाहर निकलेंगे। फिलहाल जो रुपी डॉलर रेट है करेंटली वो है कि $1 के लिए आपको 81.5 रुपीज़ देने होंगे, और नियर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रुपी और भी डिप्रिसिएट करेगा। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का करंट वैल्यूएशन चेक करेंगे तो निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अबाउट 20 के आसपास है। हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है अबाउट 17 टू 18 के आसपास। और अगर आप सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो वो अबाउट 92% के आसपास है। वहां पे हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है अबाउट 80 टू 85% का। सो वैल्यूएशन वाइज इंडिया के स्टॉक मार्केट्स हैं वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे विथ अदर टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड तो वहाँ जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स के रिलेटिव टू काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। सो नाउ अभी तक इस वीडियो में हमने 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस किया है। फर्स्ट था इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, दैट इज जो इंटरेस्ट रेट गैप है बिटवीन यूएस एंड इंडिया वो पहले से कम हुआ है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन रुपी है वो डिप्रिसिएट कर रहा है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन जो कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हमारा वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस लास्ट फ्यू डेज में एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाला है, एंड गोइंग अहेड इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दी सेम रीजंस एफआईआईज कुछ और भी पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट से निकालेंगे। सो नाउ अभी तक हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जाना, अब हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया एज अ इकोनॉमी अगर आप इसका कंपैरिजन करें विद अदर टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड तो हम एक रिलेटिवली बेटर पोजीशन में हैं। अगर आप दूसरे कंट्रीज का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो वो 1 या 2% है, या फिर 0% है, या फिर कुछ केसेस में वो आपको निगेटिव भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया का अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो ऑल्दो पहले हम ये एज्यूम कर रहे थे कि अबाउट 7.5% तक रहेगा, बट हाँ अब वो नीचे आएगा तो अबाउट 7% या 7% से थोड़ा कम जीडीपी ग्रोथ रहेगा हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड या अदर लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और साथ ही आपने हमेशा ये सुना होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडियन कंज्यूमर लेड इकोनॉमी है। दैट इज यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है ऑफकोर्स उसका असर हम पे पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट्स होता है
वो बहुत बड़ा नहीं है। हमारा इंपोर्ट्स हमेशा ही एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है और हम एक एक्सपोर्ट लेड इकनॉमी नहीं है। हमारा इकनॉमी मोस्टली जो इंडिया के अंदर कंज्यूमर्स रह रहे हैं उनके कंजम्पशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छे ग्रोथ रेट के साथ साथ अगर आप इंडियन इकोनॉमी का जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है वो देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा रह रहा है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। साथ ही अगर आप जीएसटी का कलेक्शंस देखें तो पहले हम ये सोचते थे कि अगर पर मंथ हम 1 लाख करोड़ तक भी अगर हम कलेक्शंस कर पाए तो वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें हमारा जीएसटी कलेक्शन तो वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास जाने वाला है। और साथ ही ओवरऑल जो कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, उसके बाद गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है, इन सब के कारण ओवरऑल इकोनॉमी में पिकअप दिख रहा है और फ्यूचर में इसका और भी पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। सो नाउ अभी तक हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर किया है उसके आधार पे ऑफ कोर्स ये हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड फिलहाल बेटर पोजीशन पे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर अगर प्रॉब्लम होता है तो इंडियन इकोनॉमी उसके कारण पूरी तरह से इंसुलेटेड है। हम पे भी फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स रिलेटिवली ये कम होगा। सो ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अप टू 10% का करेक्शन बिल्कुल आ सकता है इन कमिंग फ्यूचर। उसमें से 2-3% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से अबाउट 7 to 8% का करेक्शंस और आ सकता है। नाउ इस तरह के मार्केट कंडीशन में एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एसआईपी या एसटीपी रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमेशा ही अपना एसआईपी और एसटीपी कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का समय फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि हम और भी करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मे बी इन अक्टूबर हमें वो लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा जब मार्केट यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा करेक्ट होगा। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि जो ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट हाइक है वो इसी साल हो जाएगा। दैट्स वाई जो ज़्यादातर करेक्शंस भी है मोस्टली वो इसी साल हो चुका होगा। तो आप ट्राई करें कि अपना ज़्यादातर पैसा, अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसी साल इन्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। आप स्टैगर्ड मैनर में ट्राई करें कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान में रखें कि अपना पूरा पैसा कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें। इक्विटी एज ए एसेट क्लास ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, फिर भी 70 to 80% से ज़्यादा पैसा कभी भी इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करें। हमेशा ही कुछ पैसा दूसरे एसेट क्लास लाइक डेट में जरूर रखें। और जो भी पैसा आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा पैसा कभी भी सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। आप हमेशा ही जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो ट्राई करें कि उसमें लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो इन इंटरेस्ट रेट हाइक, मार्केट करेक्शंस, इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। लाइक मार्केट करेक्शंस तो कभी भी हो सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक या फिर इन्फ्लेशन का ऊपर या नीचे जाना, ये एवरी फ्यू ईयर्स होता रहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसके कारण आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो वहाँ पे उनके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो बुरी तरह से हिट हो सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।